हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। अभी तक हमने अभी स्टार्ट किया है कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति। ये हमने अभी पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में इसकी प्रस्तावना आपको समझाई होगी। और इसके अलावा हमने 1.1 इसकी 1.1 भी पूरी की पूरी सॉल्व करके आपको समझाई होगी। अब इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। इसके अलावा इसके आगे के जो भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो सारे के सारे उदाहरण भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आज हमें प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करना है, जिसका पहला क्वेश्चन है। आप देखोगे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये हमें बताना है कि जो कथन इसके पहले ही क्वेश्चन है 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि इसका हमें क्या करना है, उत्तर देना है सत्य या असत्य में। क्या ये सत्य है, जो ये कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य है, और सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, इन दोनों चीजों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। कारण के साथ उत्तर देना कि अगर ये असत्य है तो क्यों और सत्य है तो क्यों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कह रहा है कि जो एक अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या होती है। अब इसके लिए अगर आपको समझना है कथन समझ में कब आएगा, जब आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अब दोनों की अगर आपको पहचान हो जाएगी तो आप इस कथन का उत्तर दे सकते हैं। चलिए पहला ये क्या कह रहा है बेटा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य बात है, लेकिन क्यों, क्योंकि हम आपको इसका कारण भी देते हैं। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है बेटा, ये वास्तविक संख्या कैसे बनती है। ये वास्तविक संख्या जो है ना, वो परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण होती है। मतलब जो वास्तविक संख्या बनती है ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों का संग्रह क्या कहलाएगा बेटा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक होती है। हाँ होती है। क्यों होगी, बिल्कुल, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है उनमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। इन्होंने यही तो पूछा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या भी आती है और परिमेय भी आती है। तो इन्होंने पूछा क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, सत्य, बिल्कुल। जो अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि आप लिख सकते हो कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती है। लिख सकते हो आप क्योंकि वास्तविक संख्याओं में वास्तविक, इसका कारण हम आपको बता रहे हैं, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। चलिए ये इसका उत्तर होगा। हमने आपको बताया भी कि वास्तविक संख्या जो होती है बेटा वो कैसी होती है, वास्तविक संख्या है जो वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, परिमेय धन अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण होती है वास्तविक संख्या, दोनों से मिलकर बनी होती है। इसलिए जो अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कथन क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है कि जो संख्या रेखा तो हम पहले आपको समझा चुके क्या होती है, उसको मैं बना के भी आपको बता रहे हैं। ये हमारी संख्या रेखा, चलिए इसका कारण दे रहे हैं हम आपको, उत्तर का कारण। ये हमारी संख्या रेखा था बेटा। ये आपको मालूम है कि ये 0 है हमारा। ये जो दाएं पक्ष की सारी संख्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये हम आपको संख्या रेखा के पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। और जो बाएं साइड की होती है सारी संख्या कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और दाएं साइड की, जीरो से दाएं तरफ की सारी धनात्मक और जीरो से बाएं तरफ की सारी ऋणात्मक। देखो ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या कर्ण एम के रूप का हो सकता है, नहीं, क्योंकि संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा जो होती है वो पूर्णांकों का समूह होती है। इसमें धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। कहीं आपको यहाँ कर्णी दिख रही है क्या, कहीं आपको कर्णी दिख रही है क्या, नहीं। देखो ये पूछ रहा है क्या बिंदु कर्णी का कोई बिंदु आपको कर्णी के रूप में यहाँ दिख रहा है, जो कर्णी और माइनस पे कभी कर्णी, तो माइनस की संख्याओं में तो हालांकि रूट आता ही नहीं है, और तो इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता सत्य,
कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण m के रूप का हो। तो आप इसका उत्तर दे सकते हो कि क्योंकि संख्या रेखा पर, ध्यान रखना आप इसका दे सकते हो कारण, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक, संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, कौन सी संख्या होती है इस पर देखो बेटा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। और उस पर अगर करणी हो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। संख्या दोनों होती है कि लेकिन वर्गमूल हो यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें वर्गमूल का कोई रोल ही नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। अब भी हमने इसमें उत्तर दिया आपका, देखो असत्य है क्योंकि, क्यों है असत्य, इनने क्या पूछा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या अकेली नहीं होती, परिमेय भी होती है। देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या ये पूछ रहे हैं जो वास्तविक संख्या हो क्या अपरिमेय अकेली होती? नहीं, अपरिमेय अकेली नहीं होती। जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय भी होती है और परिमेय भी होती है, इसलिए यह असत्य होगा। देखो ये बताया कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिश्रण होती है और दोनों का संग्रह होती है, दोनों से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे ये पूछा कि क्या वास्तविक संख्या अकेला परिमेय होती? तो नहीं, अपरिमेय होती, साथ में परिमेय भी होती, इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय व परिमेय दोनों का मिश्रण होती हैं या दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए ये क्या होगा हमारा असत्य होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है 1.2 का, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होगा बेटा धनात्मक? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं। क्या ये अपरिमेय दिख रहा है आपको कहीं? पूछ रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर इन पे हम वर्गमूल लगा दें, ऐसा ये लगा दिया वर्गमूल, क्या अपरिमेय होते हैं? इसमें देखो अपरिमेय तो होते हैं कुछ, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे हमने क्या बताया, 1, फिर हमने बताया 2 3 4। आप देखो वो कह रहे क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने क्या लिखा है, नहीं होते। क्यों नहीं होते उसका हम रीजन आपको बता रहे, कारण बता रहे हैं। जैसे हम 1 का वर्गमूल किया, 1 का वर्गमूल तो चलो 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्गमूल क्या होगा? 2 का वर्गमूल करणी 2 ही होगा, इसका कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, तो ये क्या एक अपरिमेय हो गया। करणी 3 ये भी अपरिमेय होगा, लेकिन करणी 4 का क्या होता है? 2 होता है वर्गमूल, होता है कि नहीं? करणी 4 का 2 हो गया। इसी प्रकार करणी 5 का क्या होगा? 5 ही होगा। 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ 9 कर दें तो 9 का आंसर क्या होता है? 3 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या बन गई नहीं? ये कह रहे क्या पूर्णांक के वर्गमूल क्या अपरिमेय होते हैं? नहीं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं, क्योंकि कुछ संख्या ऐसी है जो जिसके वर्गमूल क्या हो जाते हैं बेटा? परिमेय हो। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये संख्या क्या हो गई? ये परिमेय हो गई। इसलिए ऐसा नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय होते हैं, कुछ वर्गमूल परिमेय भी होते हैं। तो उसको उदाहरण यहाँ देना है, हम यहाँ लिख सकते हैं। इन्हीं को बताना था हमें कि कौन कौन सी जो संख्या है, परिमेय संख्या जो वर्गमूल है वो हमें बताना। लिख सकते हो सभी धनात्मक पूर्णांकों, अब यहाँ लिख सकते हो कि सभी
धनात्मक, अब यहाँ लिख दोगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। उसको उदाहरण बता दो कौन कौन से नहीं होते हैं। जैसे लिख सकते हैं, करणी 4 का क्या होगा, 2 होता है। करणी 9 का क्या होता है, 3 होता है। करणी 16 का 4 होता है। करणी 25 का 5 होता है। तो ये परिमेय संख्या है बेटा, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल परिमेय होते हैं वो ये है। इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा हमने आपको बनाना सिखाया था, पहले तो आपको इसी भी एक रेखा ले लीजिए। चलिए बिल्कुल इजी है सिखाना, आप एक बार देख लोगे कभी नहीं भूलोगे। संख्या रेखा क्या, ये मान लीजिए बेटा हमारी ये संख्या रेखा होगी, मैं यही ले लेता हूँ, ये हमारी संख्या रेखा होगी। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर आपको चाहिए होगी स्केल, दूसरा नंबर आपको चाहिए होगी पेंसिल, तीसरा नंबर आपको चाहिए होगा परकाल, और अगला नंबर आपको चाहिए है चांदा। ये चीजें आपके पास है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अभी मैं यहाँ उसको बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बड़ा चांदा नहीं है अपने पास तो दिक्कत होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया तो आपका बता देता हूँ कैसे करना है। चलिए ये हमने संख्या रेखा ली, नाप के मान लो आपने एक सेंटर पॉइंट 0 ले, तो आप संख्या रेखा पर हमने ले लिया मेन पॉइंट 0। मान लो हमने ये लिया 1, इसको मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर, ये हो गया मान लो हमारा 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। हम ऐसे ही मान लेते हैं अभी, है ना, 2 सेंटीमीटर, तो इसको दे दो 1 और 2, ठीक है, दे दिया हमने। आप इस साइड ले लो, ये 1 सेंटीमीटर हो गया ऋण 1, ये 1 सेंटीमीटर हो गया ऋण 2, हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, हमें किसको निरूपित करना है, करणी 5 को निरूपित करना है। काय पर बेटा, संख्या रेखा पर निरूपित करना है करणी 5 को। तो आपने ये ले लिया, आप क्या करो इसमें, आप 2 सेंटीमीटर, 2 इकाई हमें, 1 इकाई और 2 इकाई। आप यहाँ पे जब आप क्या रखोगे बेटा, चांदा रखोगे, चांदा, तो 90 डिग्री का कोण बनाना 1 सेंटीमीटर तक। ये हमने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, मान लो यहाँ तक हमारा ये होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया हमारा, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब स्केल से इसको मिला दो, किसको मिलाओगे, इसको मिला दो, ये मिला दिया हमने। स्केल रख के आप उसको इससे मिला देना, ठीक है। स्केल रख के आप उसको इससे मिलाओगे तो हमारा ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये कहलाएगा करणी 5। क्या कहलाएगा, करणी 5। लेकिन अब ये तो करणी 5 नहीं है, ये तो 2 पर आ रहा था सर, करणी 5 कैसे हो गई, हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, यहाँ संख्या रेखा थोड़ी है। तो आपको क्या करना है, जो आपका परकाल रहेगा, जो परकाल, उसमें पेंसिल फंसा के ऐसे करना, परकाल की नोक को यहाँ इस बिंदु पर रखना, यहाँ रखोगे आप ऐसे, और यहाँ रखना वो पेंसिल की नोक, और उसको ऐसे ऐसे करके एक चाप काट देना, ऐसे ऐसे करके एक चाप काट देना। जो आपका ये बिंदु आएगा ना बेटा, ये कहलाएगा आपका करणी 5। क्या कहलाएगा, करणी 5। ये संख्या रेखा पे हो जाएगा आपका करणी 5 प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ओ ए बी देकर, ओ ए और इसको बी देकर आप सिद्ध भी कर सकते हो। ये हमारा कितना इकाई हो गई, हमारा 2 इकाई हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हमारा संख्या रेखा प्रदर्शित हो गया। यहाँ तक हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई बेटा। इससे आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, इस चैप्टर से आगे के जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर ली है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उदाहरण नंबर 5 से हमें सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको देखना, अगर सीखना है तो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, स्किप नहीं करना है। चलिए उदाहरण नंबर 5 है बेटा, इसमें दिया है कि 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है बेटा, सिर्फ आपको भाग देना है, हर से अंश में भाग देना, हर से अंश में भाग देना, हर से अंश में भाग देना, मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में सिर्फ आपको भाग देना है, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। और जो भागफल आएगा उस भागफल को देखकर हमें ये डिसाइड करना है कि वो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है ना।
दशमलव प्रसार शांत है कि अनावसानी आवर्ती है, ये हमें देखकर उसमें पता लगाना है और लिख देना है कि ये शांत है और अशांत है। बस इतना रहेगा और कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है, 1 मिनट में आप सीख जाओगे। चलिए देखते हैं पहला 10/3 दिया बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप जो हर दिया है उसको यहाँ लिखना है, जो अंश दिया उसको यहाँ लिखोगे। आप भाग दे दो सीधा, 3 से भाग देंगे, 3 तिरका के 9, 10 में से 9 घटाएंगे बेटा 1 बचेगा। अब भाग जाएगा नहीं, भाग नास्ती का 0 0, 3 तिरका के 9, फिर क्या करोगे 1 बचेगा। फिर आप देखोगे, फिर और सॉल्व करोगे, उसको करते जाओ ऐसा 0, 3 तिरका के 9, फिर आप देखोगे 1 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, 3 तिरका के 9, मतलब ये आता जाएगा, ये शांत नहीं हो कभी, 3 3 3 3 3 करके ऐसा लास्ट तक आता जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता अतः दशमलव प्रसार। आप यहाँ लिखोगे अतः दशमलव प्रसार अनावसानी या अशांत का दशमलव प्रसार अशांत, जिसको हम क्या बोलते हैं अनावसानी आवर्ती है। अतः दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी आवर्ती, लिख सकते हो आप इसको, है ना, अनावसानी आवर्ती, है ना, ऐसा लिखना है, सॉरी, अनावसानी आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार है। दूसरा दिया बेटा 7/8, ये भी सरल है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं इसको 1 दे दे रहा हूँ, ये इसको 2 नंबर दे देता हूँ। चलिए कितना दिया बेटा 7/8। अब 7/8 नीचे क्या दिया 8, हर में वो यहाँ लिखेंगे, अंदर क्या लिखोगे आप 7। अब लेकिन चूंकि आप यहाँ देखोगे बेटा कि जो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 0 बढ़ा लेंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें 0 दशमलव लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब 8 से भाग देंगे, 8 8 यहाँ के 64, 70 में से 64 गए 6, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा दो, 8 7 56, कितना बचेगा 4, भाग नहीं जाएगा ना 0, 8 पंजे के 40। अब यहाँ देखोगे आप शेष फल क्या आ गया बेटा 0 0 आ गया, यहाँ सब कुछ कट गया ना, 0 0 आ गया। जिस भी ऐसे सवाल आपको जब भी मिले, आपको ऐसा सवाल कि जिसका जो शेष फल है वो 0 बचे, तो उसे हम कहते हैं बेटा शांत दशमलव प्रसार। यहाँ लिख सकते हो अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये शांत होगा, देखो यहाँ आकर शांत होगा, ये कहीं शांत नहीं होते, और आगे आप चले जाओगे तो शांत नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा था, अशांत था, और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा 1/7, वैसे उसको करना आप यहाँ कर सकते हो, 1/7 को आप ले लो, यहाँ तीसरा नंबर में दे दे रहा हूँ 1/7, 7 से भाग देना किसमें 1 में, 1 को यहाँ लिखोगे, अब फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, यहाँ पे 0 ले लो आप, 0 1 बढ़ाया तो यहाँ 0 दशमलव लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो करेंगे हम 7 एकम 7, 10 में से 7 गए बेटा 3, तो जाएगा भाग क्या, नहीं जाएगा, फिर एक 0 ले लो, 7 चौका 28, कितने बचेंगे 2 12, सॉरी 2 ही बस, असल आ जाएगी, है ना, 2 बचेंगे, फिर नहीं भाग जाएगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है, 2 आ गया है ना, भाग नहीं जाएगा तो 0 ले लेते हैं, है ना, यहाँ से सीधा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ये बच्चा, ठीक है। 0 का मान 10, 10 में से 8 गए 2, सॉरी 2, है ना, ऐसे लाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मैं जाली भाग तो 0 ले लेंगे, ठीक है। अब 7 से 7 दूनी के 14 आ जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 6, या ये हासिल कुछ नहीं, 6 में भाग जाएगा नहीं, एक 0 ले लो, 7 ही 8 ही 56, तो कितना बचेगा 4, तो जाएगा 0, नहीं जाएगा, 7 0 ले लेंगे तो 40, और 7 पौना 35, 5 बार जाएगा तो 35 हो जाएगा, 5 बचेंगे, है ना, फिर कुछ नहीं आ रहा, आगे ऐसे करते जाओगे, 5 फिर 0 लेंगे 49, फिर 1 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अगला उदाहरण हमारा 6वां, दिखाइए कि
0.3333, ये आपको बिंदु बिंदु के दिख रही होगी रेखा। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 है ना बेटा, ये बहुत बार आई है, बराबर 0.3 का बार। 3 का बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आएगी, बहुत बार रिपीट होगी, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P बटे Q के रूप में मतलब बताओ कि ये परिमेय संख्या है, बताना। इसको P बटे Q मतलब इसको परिमेय संख्या बताना है, सीधा सा उसका इंडिकेट है कि आपको परिमेय संख्या बताना है। P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P व Q पूर्णांक है, मतलब पूरे पूरे अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे अंक है, जहाँ पे Q क्या है, 0 नहीं होगा। लेकिन एक शर्त होगी, जो Q में जो बटे में आपकी संख्या आएगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या। अगर हर 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। चलिए पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मानना है, क्या करना है, इसको मान लेना है। इसको आप यहाँ लिखोगे माना कि, बिल्कुल इजी होता है, माना कि x बराबर, x के बराबर में आपको इसको मान लेना है 0.333 इसको ले लो, एक ले लिया, हमने ले लिया। अब यहाँ ध्यान रखना कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंकों को रिपीट किया जा रहा है, जो कौन सा अंक है जो बार बार आ रहा है। आप देखो सिर्फ एक ही अंक है, बार कितने पर है, 3 पर। कितने पर बार है, 3 पर। जब एक अंक पर बार हो, किस पर, एक अंक पर बार लगा हो तो 10 से गुणा करना है। जब 2 अंक पर बार लगा हो तो करना है 100 से, और जब 3 अंकों पर, कितने पर बेटा, 3 अंकों पर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करना है। इस चीज का ध्यान रखना। जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 से गुणा, जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 100 से गुणा, और जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। आप यहाँ देखोगे सब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 3 3 3 सब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। इसको संग्रह में कीजिए। अब इसमें क्या करना, अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो क्या बताया, 10 से गुणा करना। तो आप लिखोगे यहाँ दोनों पक्षों में, बिल्कुल इजी है बेटा, दोनों पक्षों में, एक बार पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर आप कर दो गुणा, ठीक है। चलिए जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। अब इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक यहाँ खिसक आएगा, ये हो जाएगा 3.333। सर हमें समझ में नहीं आया कैसे खिसक आएगा, चलो हम बताते हैं कैसे। ये x था, फिर लिखा था बेटा 0.3333 लिखा था ना। चलिए हमने क्या बोला, 10 से गुणा करो, करो इसमें, इसमें हमने 10 से गुणा किया, 10 गुणित x, इसमें भी हम 10 से गुणा करेंगे, 0.3333 गुणित 10, 10 से गुणा करना है। चलिए कर लीजिए, 10 का x में होगा 10x बराबर, इसका गुणा करो, 10 तिया का 30 का 0 हासिल आई 3, देखना जरा, 10 तिया का 30 और 3 33 की 3 हासिल आई 3, 10 तिया 3, 10 तिया का 30 और 3 33 की 3 हासिल आई 3, 10 तिया का 30 और 3 33 की 3 हासिल आई 3, 10 शून्यम का 0 और 3 का 3 आ गया। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, फिर 3 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, देखो आ गया ना, यही था। चलिए इसको दे दो आप, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब बिल्कुल इजी है, इसको समीकरण नंबर 1 देना है, फिर उसमें 10 से गुणा करके उसको समीकरण नंबर 2 देना है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना। पहले लिखोगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटा दीजिए सीधा का सीधा, कुछ नहीं करना। इसको लिखो आप 10x बराबर, इसको लिखोगे आप 3.333, इसको लिखो आप x बराबर 0.3333 घटा दीजिए, बिल्कुल इजी है। देखो अब यहाँ देखो कि 10 में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा कि नहीं। अब यहाँ देखो ये 3 में से 3 गया 0, 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 कुछ नहीं, और 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं। अरे 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं है। अब क्या करना है, x बराबर क्या होगा, पक्षांतर कर दो इसका 3, ये 9 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएंगे। इसको और आगे सॉल्व करना है, 3 एकम 3, 3 दरका के 9, तो x बराबर हो गया 1/3। ये आ गई हमारी परिमेय संख्या। इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया, ये क्या हो गई, 1/3, ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अगला उदाहरण है बेटा हमारा, दिखाइए कि उदाहरण नंबर 8 है, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 के ऊपर बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। क्वेश्चन सब वही था जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी सेम टू सेम यही है। उसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हुई थी, किसकी? सिर्फ 3 की। वैसा लिखा हुआ था x बराबर 0.3 का बार। ये कैसा लिखा है? ये भी x बराबर ऐसे ही बेटा 1.27 का बार। इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हुई थी सिर्फ 3 की, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप देखोगे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये 2 और 7 की हो रही है ना। तो सिर्फ इतना डिफरेंस होगा और बाकी मेथड सेम है, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल वही की वही करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको? माना है, जैसे मानते थे ये माना है ना हमने, वही माना कि x बराबर, इसको मान लेंगे हम 1.27 बार लगा है ना, इसका बार लगा तो इसको आप बार बार ऐसे लिख सकते हो 2 7 ठीक है, डेट 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 डैश, ठीक है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने। अब क्या करना है यहाँ पर देखो बेटा, 2 अंकों की पुनरावृत्ति ने बताया था, जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 से गुणा करना है, जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 100 से गुणा करना है, और 3 अंकों की पुनरावृत्ति में 1000 से गुणा करना। अब यहाँ देखो कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही 2 7 2 7 2 7, इसी की पुनरावृत्ति हो रही ना, तो आपको दो अंकों की पुनरावृत्ति मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। आप यहाँ देखो कि दोनों पक्षों में करना सेम है, दोनों पक्षों में किससे 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर लीजिए। इसमें हम करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 100x बराबर, इसमें भी हम 100 से करेंगे गुणा। तो अब हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक यहाँ से खिसक जाएंगे, ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। अब फिर से बताना पड़ेगा कैसे किया है। चलिए फिर से बता देते, इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे तो हमने ये लिखा 100 गुणित x, यहाँ भी किया हमने 1.27 गुणित 100 कर लीजिए, 100 का x में होगा 100x हो जाएगा। इसका 100 का करोगे आप यहाँ एक एक अंक का कर लो, तो जैसे ही आप 100 का, यहाँ 2 0 है ना, तो ये 2 अंक खिसक जाता है ऐसे, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा और ये 27 हो जाएगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब पूरा अपना करने का टाइम नहीं है अपने पास, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 127.27 आ जाएगा, ये आ गया हमारा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करो, आप दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना, दूसरे में से पहले घटाना, वही लिख दो आप समीकरण 2 में से किसको घटाने पर, इसमें से इसको घटाना है, 2 में से 1 को घटाने पर लिख दो आप, बस घटाने पर घटा दीजिए, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है। 100x 127.27, ठीक है, इसको घटाना है। x इज इक्वल टू 1.27 घटा दीजिए बेटा, 100 में से 1 x जाएगा 99 x होंगे, ठीक है। 100 यहाँ से देखो 7 में से 7, 2 में से 2 चले जाएंगे, 7 में से 7, 2 में से 2, 7 में से 7, 2 में से 2, इस साइड कुछ नहीं बचेगा, वो खत्म। 127 में से 1 जाएगा 126 बचेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 126 तो रहेंगे, ये हम इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा ये। इसको चाहो तो आप और सॉल्व कर सकते हो, कर दे 3 से काट दे, इसको 3 से कट जाएगा, चलो कट जाएगा, 3 त्रिका के 9, 3 त्रिका के 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी की 6, और काटे इसको 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और क्या बचेगा 1, 3 चौके 12, x का मान आ जाएगा 14/11। ये हमारे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। बिल्कुल इजी सरल, बिल्कुल सरल सवाल है बेटा, बिल्कुल ही सरल है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो बिल्कुल एक तरफ से सब कुछ आपसे आएगा, बस ध्यान से देखते जाओ कहाँ क्या करना है। इसको पहले x के बराबर में मान लेना है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, फिर देख लेना कितने अंकों की पुनरावृत्ति। यहाँ पे देखो बेटा 2 अंकों के ऊपर बार लगा, मतलब 2 अंक बार बार आ रहा है, 2 रिपीट हो रहे हैं, तो जब 2 अंक रिपीट होते हैं तो 100 से गुणा करना पड़ता है। ऐसे में अगर 3 अंक रिपीट हो
तो कितने से 1000 से गुणा करना पड़ता है, और एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा करना पड़ता है। तो अब 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ भी गुणा कर दो। तो आप गुणा करोगे x में 100 का तो 100x, आप 100 का इसमें करोगे तो ये दशमलव यहाँ जा सकती है, आप अलग से करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो 100 में से एक गया 99, ये पूरे के पूरे कैंसिल हुए, कुछ नहीं बचेगा। 2 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126 आएंगे बेटा। x के बराबर में ये 26 नहीं रहेंगे, 99 कहाँ, हम जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएंगे, 99 से 126 को काट देंगे 14/11 आ जाएगा। बिल्कुल ही सरल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है बेटा 9वां। दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.235 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पीछे उदाहरण कर चुके हैं बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है उन और इनमें, सिर्फ संख्याओं का अंतर है बेटा। यहाँ पे सब किसका आप देखोगे पुनरावृत्ति की गई, 3 और 5 की पुनरावृत्ति की गई है। सबसे पहला जो उदाहरण करवाया था उदाहरण नंबर 7वां, उसमें 3 की पुनरावृत्ति हुई थी, 0.3 था, 3 के ऊपर बार तो 0.333 था। अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया तो उसमें कितना था, 1.27 मतलब 2727 की पुनरावृत्ति हो रही थी। इसमें आप देखोगे सिर्फ 3535 की पुनरावृत्ति होगी। मेथड सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको वही मेथड लगा के सॉल्व करते जाना है। चलिए वही करना पड़ेगा। पहले क्या लिखेंगे, माना कि में लिखना है हमें, माना कि में x के बराबर लिखते बेटा, इसको लिखना है हम 0.2 तो है, पुनरावृत्ति किसकी हो रही, 3535 की, तो लिखो बेटा 353535 टेस्ट, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है देखना, 2 अंकों की हो रही है, 3 की और 5 की। तो अब जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 100 से गुणा करते हैं, तो दोनों जगह 100 से गुणा कर दीजिए बेटा। यहाँ लिखोगे कि दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे आप, 100 से, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर दीजिए। इसमें 100 से करोगे तो ये हो जाएगा 100x। जब आप इसमें 100 से गुणा करोगे तो आप क्या हो जाएगा, देखो ये 2 अंक यहाँ खिसक जाएंगे बेटा, ये 2 अंक, ठीक है, ये हो जाएगा 23 दशमलव, क्या बचेगा यहाँ है तो 535353 डेट टेस्ट बचेगा, 5353 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसमें से इसको आप पहले समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ये दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देंगे, इसको सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में से किसको घटाओगे बेटा, इस वाले में से इसको घटा दोगे, ठीक है, 2 में से 1 को, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर घटा दीजिए, हटाने पर लिखो यहाँ पहले 100x, ये ठीक है, इसको लिखना, ये हो जाएगा x बराबर 0., यहाँ से लिखना 0.235353 जो भी है ना, माइनस कर देंगे। चलिए 100 में से 1x जाएगा, 99x आएगा, 5 में से 5, 3 में से 3, 5 में से 5, 3 में से 3, इधर तक कुछ नहीं, 5 में से 2 गया बेटा तो 3 बचेगा, 3 में से 0 गया तो 3 और 2 का 2, ये आ गया हमारा 23.3। आगे हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, ये हो जाएगा x बराबर 23.3 बटे में आ जाएगा 99, ये ठीक है, 99 आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस जो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 233/900, ये दशमलव को हटाया तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया। और आगे आप सॉल्व करना चाहो तो और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको काट दो, इसको काटना है तो या इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में इसका निरूपण हो गया। वो इस बेटा सिर्फ आपको मानना है x बराबर ये आ गया, ठीक है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा कर दो, ये समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, जो आपका आ रहा है उसको बटे में ले आओ और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारा वीडियो होगा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो,
कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।